हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आज एक नया इंटरेस्टिंग और मोस्ट आईएमपी, नया भी है, इंटरेस्टिंग भी है और मोस्ट आईएमपी क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये प्रश्न उठने वाला है। कौन सा पढ़ रहे हैं? आपकी इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर का या कह लीजिए बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर यानी भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ द अर्थ, या कह सकते हैं हिंदी में पृथ्वी की उत्पत्ति। अब देखो, जब मैं कहूं कि एक मानव की उत्पत्ति कब हुई, मैं ये बोल दूं या मैं ये कह दूं पूरे मानव जाति की उत्पत्ति कब हुई, तो भी बात एक है। इसी तरह मैं कहूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हमें पता चल जाएगा तो जो हमारे जो दूसरे 8 ग्रह हैं, जो हमारे 8 दूसरे ग्रह हैं, तो उनके बारे में भी पता चल जाएगा कि जिस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। देखो, भूगोल परिकल्पनाओं पर आधारित है। जस्ट इमेजिन, एक डायलॉग सुना होगा किसी का आपने, भूगोल क्या है? परिकल्पनाओं पर आधारित है। देखो, इमेजिनेशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? इमेजिनेशन यानी परिकल्पनाएं। आप जितनी अच्छी इमेजिनेशन कर सकते हैं, जितनी अच्छी परिकल्पनाएं कर सकते हैं, इतनी अच्छी आपको ज्योग्राफी आती है। जैसे कि अगर आप जीके पढ़ने जाओगे तो राजस्थान का जीके पढ़ने शुरू करोगे तो सर आपको पहले बोलेंगे कि पहले राजस्थान का मैप याद करो। अब मैप कैसे याद करोगे? नाम रटने से तो रहे, स्थान रटने से तो रहे, आपको क्या करनी पड़ेगी? इमेजिनेशन, यानी कि वो मानचित्र, जैसे राजस्थान का ये मानचित्र है, क्या है? मानचित्र। अब इस मानचित्र को आपको रटना नहीं है, याद करना। कैसे? परिकल्पना माइंड में सेट करके, इमेजिनेशन सेट करके कि इतना बड़ा हमारा क्या है राजस्थान, उत्तर में कौन सा जिला? गंगानगर, दक्षिण में कौन सा जिला? बांसवाड़ा, पूर्व में कौन सा जिला? धौलपुर, पश्चिम में कौन सा जिला? जैसलमेर। इस तरह आपको इमेजिनेशन दिमाग में सेट करनी होगी। तो जो जितनी अच्छी परिकल्पनाएं कर सकता है वो इतनी ही अच्छी ज्योग्राफी पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो आंसर लिख सकता है। तो इसी से संबंधित, परिकल्पनाओं से संबंधित आज एक चैप्टर हमने लिया है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, या हम ये भी कह सकते हैं इन 8 ग्रहों की, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हम तो हटा दिया। कब हटाया वो सब मैंने आपको पहली वाली क्लासों में बता दिया, क्यों हटाया वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपके कितने ग्रह? 8 ग्रह। एक तारा कौन सा है? सूर्य। देखो, कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको शुरू करने से पहले मुझे वो आप क्लियर करते चलो कि आपको उस चीज का नॉलेज है या नहीं। जिसको नहीं है वो आज ले ले, जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है ज्योग्राफी का वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं हूं ना, बेसिक नॉलेज भी देता चलूंगा आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट आईएमपी होते हैं जीके के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब मैं लाइव क्लास, मतलब जो कॉलेज में क्लास लेता था, तब मैं बच्चों को कहता था कि ये पॉइंट आप पीछे पेज पे लिख लो, ये आपके जीके के पेपर में कभी काम आ सकता है। तो बच्चे लिखा भी करते थे, उनको लाभ भी हो रहा है। तो आगे आप, मैं इस क्लास में भी सोचता हूँ कि आप चाहें तो पीछे पेज पे एक क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं कि जीके संबंधित क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से पुटअप होते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखो, मैं उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ 2-4 चीजें हैं वो भी बता देता हूँ। पहला कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यम को हटा दिया गया, तो हम उसको अपनी इस लिस्ट में भी नहीं डालेंगे। कितने ग्रह? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ग्रह। 8 ग्रह से संबंधित सामान्य जानकारी मैंने जब भूगोल का परिचय वाली वीडियो डाली थी, वो वाली क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था। तो अब बार बार वो चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। जो चीज रह गई है उसे मैं इसके अंतर्गत लेने की कोशिश करता हूं। देखो, पृथ्वी भाई साहब कहाँ है? ये रही हमारी नीली पृथ्वी। कौन सी है? नीली पृथ्वी। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में क्या है यहाँ पर? जल। बुध शुक्र पृथ्वी। कहां पर है पृथ्वी? यहां से अगर मैं सूर्य से इसका क्रमांक पूछूं, कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। और क्षेत्रफल के आधार पर, आकृति के आधार पर पूछूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6ठे नंबर पर है। ठीक है ना? 5 6, फिर ये 7 और 8, ऐसे करके 5 आगे पीछे नंबर होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो तो मैंने नॉर्मल आपको बता दिया था। देखो, ठीक है। अब ये जो ग्रह हैं ये किस दिशा में घूमते हैं? किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? परिक्रमा किसकी करते हैं? एक परिक्रमण गति होती है, एक परिभ्रमण गति होती है।
परिक्रमा यानी कि किसी एक का, जैसे कि वो एक वृक्ष होता है उसकी आप परिक्रमा करते हैं, उस तो एक वृक्ष है, जैसे कि मान लीजिए ये वृक्ष है, ठीक है, इस वृक्ष के चारों ओर आप घूमते हैं तो वो क्या कहलाई? परिक्रमा, ठीक है ना। और परिभ्रमण क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, इसके चारों ओर ये पेन घूम रहा है, ठीक है, तो ये परिक्रमा हुई। तो यानी सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? ग्रह। कौन से ग्रह? या 8 ग्रह जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। अब परिभ्रमण क्या होता है? अपने ही अक्ष पर घूमना परिभ्रमण गति कहलाता है। परिक्रमण गति अलग है, परिभ्रमण गति अलग है। परिभ्रमण यानी एक ही स्थान पर यानी अपने ही अक्ष पर रोटेट करना, 360 डिग्री घूमना, वो परिभ्रमण होता है। और ये परिक्रमण गति होती है जो किसी एक की परिक्रमा करना यानी उसका चक्कर लगाना, सीधी सी भाषा में बोले तो। देखो अब परिक्रमा कर रहे हैं किसकी? सूर्य की। तो किस दिशा में कर रहे हैं? ये पश्चिम से पूर्व। देखो ये 8 ग्रह, पहले मान लो कि चलो अभी 8 ग्रह में बोलता हूं कि ये सभी 8 ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे? देखो मान लीजिए कि ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, यहां पर आपके 12 बज रहे हैं, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 3 और यहां पर क्या होंगे? 9, ठीक है। तो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे। तो ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम घूमती घड़ी। घड़ी की सुई कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम की ओर। इसलिए ये ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन अब हर जगह अपवाद होता है कि नहीं होता है? कोई घर है उसमें सब बच्चे अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे, पर एक बच्चा ऐसा निकल जाता है जो शैतान होता है। यार सब तो अच्छे, तू ही क्यों बदमाश है? ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हर जगह ऐसा होता है। एक कोई शहर है, कोई शहर में सभी मोहल्ले अच्छे हैं लेकिन एक मोहल्ला खराब निकल जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी अपवाद हर जगह है। कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए आप, हर क्षेत्र में अपवाद जरूर मिलेंगे। तो जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से 6 ग्रह तो क्या घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन हमारे भाई साहब 2 ग्रह ऐसे जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। ऐसे ग्रह 2 कौन से हैं? शुक्र, देखो इधर से दूसरा, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट। तो क्या मतलब हुआ इसका? सूर्य के पास में बुध के बाद कौन सा है? शुक्र, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण। देखो इधर से सेकंड, उधर से सेकंड, ये जो दोनों ग्रह हैं ये कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में। ये कैसे घूमते हैं? सूर्य के, यह दोनों पश्चिम से पूर्व न घूम के पूर्व से पश्चिम दिशा में अलग एक वे में घूमते हैं। अब ये क्यों ऐसे घूमते हैं ये आगे जब टॉपिक आएगा तो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी ज्यादा कुछ इंक्लूड नहीं करता हूं मैं। तो देखिए 6 ग्रह ऐसे जो पश्चिम से पूर्व यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। 6 ग्रह कौन से हो गए? मैं एक बार नाम लिख देता हूं यहां। बुध, शुक्र को छोड़ के पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 के 6 जो मैंने ब्लैक से बनाए वो कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में। और जो मैंने 2 ग्रह जो कि रेड इंक से बनाए हैं वो है शुक्र, इधर से सेकंड, और सेकंड लास्ट, इधर से सेकंड। तो वो कौन सा हो गया? अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो घड़ी की समान दिशा में घूमते हैं, यानी कि किस दिशा में? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। अब देखो, अब मेन अध्ययन किसका करना है आपको? इस तीसरे नंबर की पृथ्वी का। मैंने जो बताया था ना आपको, तीसरे नंबर की पृथ्वी का अध्ययन करना है, ठीक है। अभी तीसरे नंबर पे तो है, यहां से तो तीसरे नंबर पर है। कितने करोड़ दूर है? किससे? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किमी। कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? सूर्य। किससे? हमसे। हमसे यानी पृथ्वी से। अब हमारा चैप्टर शुरू करेंगे हम। कौन सा? पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी की उत्पत्ति। मैंने ये आपको पहले समझा दिया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह,
अब कौन सा किस दिशा में है वो सभी मैंने आपको समझा दिया है। यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है लगभग, किससे? सूर्य से पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कि आपके कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं, यानी किससे संबंधित? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आपके मेनली, ऐसे तो मैंने बोला ना आपको 100 दिमाग 100 बातें, ये तो डायलॉग सुना ही होगा आपने कहीं ना कहीं। तो इसी तरह हमारे जो भूगोलवेत्ता हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए हैं, उन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी है कि भाई साहब हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई है। पर उन हमें सभी का पढ़ने से मतलब नहीं है। अभी हम अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, जब आप पीएचडी करेंगे तब आप बहुत सारी परिकल्पनाएं पढ़ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल 2 परिकल्पनाएं। हाँ सर, तो बताइए सर कौन सी 2 परिकल्पनाएं? मैं नाम बता देता हूं आपको। पहली कौन सी है? जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। सर दूसरी कौन सी है? ये तो नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी कि क्या कह सकते हैं? बिग बैंग थ्योरी, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है ना, ये दोनों आप इससे अच्छे से परिचित हैं। कहीं ना कहीं इसके आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या जिसने 11th-12th में ज्योग्राफी थी वो कहीं ना कहीं इन वर्ड को, इन शब्दों को जानता है। तो अब देखो, पृथ्वी की संबंधित, उत्पत्ति के संबंधित ये 2 परिकल्पना आपके सिलेबस में दी गई है। हम इन दोनों का ही अध्ययन करेंगे। इसमें भी मेन कौन सी है? जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना अधिक बार पूछी गई है, लेकिन आप इसको भी हल्के में मत लेना। किसको? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है ना। अब देखो, अब कौन सी परिकल्पना पढ़ेंगे अपन? पहले आज जिस क्लास में पढ़ेंगे अपन वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है ना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब देखो किससे संबंधित दी है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमें जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। देखो, ये जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पनाएं दी किसने है? जेम्स जीन्स ने। किसने दी है? जेम्स जीन्स ने। कब दी है? 1919 में दी है। कब दी है? 1919 में दी है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि यह परिकल्पना कब दी इन्होंने? 1919 में दी। किसने दी? जेम्स जीन्स ने। किस पर आधारित है? ज्वारीय परिकल्पना पर। ज्वारीय परिकल्पना पर आधारित है। ज्वार क्या होता है? ज्वार भाटा आप अच्छे से जानते होंगे। देखो, एक होता है ज्वार, एक होता है भाटा। ये वर्ड भी आपने ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। ठीक है, देखो ज्वार क्या होता है, पृथ्वी पर किस प्रकार ज्वार भाटा होता है वो समझा रहा हूं। फिर मैं समझाऊंगा आपको ज्वार भाटा ज्वारीय परिकल्पना या जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। देखो क्वेश्चन कभी कभी यूं भी आ जाता है कि ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? जेम्स जीन्स। कब दिया? तो 1919 और 1926 के आसपास इन्होंने इस पर संशोधन भी किया। हर चीज बनती है, सिद्धांत आते हैं, थ्योरी आती है और उसका परिष्करण करना जरूरी होता है। उसमें अलग अलग नए मोड़ लाए जाते हैं, नई नई चीजें ऐड की जाती रहती है। अब मैं बता रहा हूं पृथ्वी पर नॉर्मल ज्वार भाटा क्या होता है। मान लीजिए ये समुद्र है। क्या है? समुद्र। इस समुद्र का कुछ जल ऊपर उड़ गया। क्या हो गया? समुद्र का जल हवा में, हवा में जानते हो, ऊपर आकाश की ओर। इस मुख्य जल से कुछ ऊपर उड़ गया। ये जल क्यों उठा? किसकी? चंद्रमा की क्या? आकर्षण शक्ति के कारण। आकर्षण शक्ति के कारण। कि कहां से उठ गया? महासागरों, सागरों में कहीं से भी उठ सकता है। वो चंद्रमा का जब आएगा आपका ज्वार भाटा,
ये भी आपके टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। अभी मैं कुछ नॉर्मल समझा रहा हूं। तो जो चंद्रमा ने इस जल को ऊपर अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ठीक है, खींच लिया, ठीक है, तो ये क्या ऊपर जब उठा ना, तो इस जल को क्या बोल दिया हमने, ज्वार, ज्वार बोल दिया। अब ये चंद्रमा कुछ देरी बाद थोड़ा आगे बढ़ गया, इन दोनों का कनेक्शन टूट गया। अब एक फोन मैंने किसी को किया, ठीक है, अब मेरी बैटरी लो गई, किसकी, मोबाइल की, मोबाइल की बैटरी लो गई, अब क्या कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन टूट जाएगा, किसका, कॉल का। तो इसी तरह जब चंद्रमा कुछ और आगे चला गया तो इन दोनों का कनेक्शन टूट गया। फिर यह वापिस जो जल ऊपर उठा था कुछ देर बाद वापिस पुनः कहाँ लौट जाता है, उसी जलीय राशि में लौट जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, भाटा, ठीक है। ये होता है ज्वार भाटा। सीधे से शब्दों में कहूं या समझाऊं तो जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, जल का पुनः नीचे आ जाना भाटा कहलाता है। क्यों होता है वो अपने डिटेल से पढ़ेंगे ज्वार भाटा चैप्टर में, अभी इसको आप छोड़िए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई साहब ज्वार भाटा से संबंधित यह जेम्स जीन्स की ज्वारी परिकल्पना कहती क्या है। ये पॉइंट लिख लेना आप, मैं तो मिटा दे रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सर मिटा रहे, कुछ काम का नहीं है। आज मैं पॉइंट से नहीं लिखवा रहा हूँ, थ्योरी लिखवाऊंगा, इस चीज में तो मजा नहीं आएगा। लिखवाने का अगर कुछ हुआ तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आप ये लिख लेना, जेम्स जीन्स की ज्वारी परिकल्पना किसने दी, जेम्स जीन्स ने दी, कब दी, 1919 में दी। ये अंग्रेजी विद्वान थे, ठीक है ना, अंग्रेजी विद्वान इंग्लैंड वाले, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि क्या है जेम्स जीन्स की ज्वारी परिकल्पना, कैसे क्या है, मतलब कैसे इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। अब देखो, एक थोड़ा समा बनाओ, जैसे शायरी करने के लिए शायर बोलता है ना सर समा बनाओ, समा होगा तो मजा आएगा, मतलब माहौल, ठीक है ना, समझते हो आप, अच्छे हो बच्चे। हाँ भाई, ये कहता है कौन, जेम्स जीन्स क्या कहता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये बोलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें सबसे पहले क्या था, हमारा सूर्य। कौन था, सूर्य, सन, SON मत कर देना, वो तो बेटा हो जाएगा, SUN, सन, सूर्य, सूर्य देवता, सुबह नमस्कार करते हो आप, ठीक है ना। जो तो ये बोलते हैं जेम्स जीन्स महोदय कि जो सबसे पहले हमारा जब ब्रह्मांड नहीं बना था, तब ब्रह्मांड में मतलब 8 ग्रह की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब एक ही था, क्या, एक था सूर्य और एक था एक उसका साथी तारा। कौन था, एक तो थोड़ा सूर्य ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक तो क्या था, वो बोलता है कि एक तो हमारा भाई साहब सूर्य थे, सूर्य देवता थे, और दूसरा कौन था, एक उसका साथी तारा। अब देखो दो चीज वो बोलता है, एक तो बोलता है कि एक सूर्य था जो आज हमारी पृथ्वी पर मतलब ब्रह्मांड में मौजूद है, सन हमारा स्टार है, सन क्या है देखो। हाँ, एक चीज एक और बताना रह गया, तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और भी बहुत कुछ होते हैं। देखो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका स्वयं का प्रकाश है, यानी खुद की एनर्जी है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड वगैरह, इन सभी में, ये सभी मिलके तो ही हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो इन सभी में से ऐसा कौन है जो अपनी स्वयं की ऊर्जा है, उसकी प्रकाश है, तो वो केवल और केवल तारा है। वो ही चीज, जो चीज चमकीली है वो ही केवल तारा है। यानी कि जो सूर्य है हमारा वो भी क्या है, एक तारा, न कि ग्रह। ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता है, उल्का पिंड का कोई प्रकाश अपना नहीं होता है। ओ सर ये कौन सी बात हुई, ये तो गलत है। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, मैं बोलूँ क्यों, वो बोलेंगे सर हमको तो चंदा मामा रात को चमकीला दिखता है। क्या दिखता है, चंदा मामा चमकीला दिखता है। जो हमारी पृथ्वी के उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, ठीक है, वो चंद्रमा कैसा दिखता है, चमकीला। अब बच्चे बोलेंगे सर वो चंद्रमा तो चमकीला दिखता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप गए हो क्या वहां पे, कि रोशनी नहीं है वहां पे या उसकी एनर्जी नहीं है। तो मेरे बच्चों, मन के सच्चों, दिल के कच्चों, जो ये चंद्रमा है इस पर किसकी रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ती है। किसकी रोशनी पड़ती है, इसका 40% भाग ही आपको दिखाई देता है, पीछे का अंधेरे में ही होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती है और उसका एंगल इस वजह से होने की वजह से लगभग 40% ही हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो जो सूर्य की किरणें पड़ती है इस पर, चंद्रमा पर, इसलिए चांद चमकता है, ठीक है ना। इसलिए तो आधा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। चंद्रमा की कलाएं हैं,
चंद्रमा की क्या है, कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं, क्यों है, वो सब चंद्रमा के अंतर्गत आपका टॉपिक जब आएगा तब बता दूंगा। सीधी सी कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि केवल प्रकाश जिसका है वही तारा है, केवल प्रकाश जिसका है वही तारा है, यानी कि सूर्य का अपना प्रकाश है, इसलिए वो क्या है, एक तारा। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं, उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं, और उल्का पिंड का अपना प्रकाश नहीं होता है। अब आते हैं बैक टू पवेलियन, यानी कि हमारे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना पर। देखो 2-4 तथ्य हैं, कुछ नहीं है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। देखो ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है, तो सीधे से नोट में समझो। देखो वो पहले बोलता है कि एक जो हमारा सूर्य आज है वो पहले भी सूर्य था। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें थी पहले, वो बोलता है एक तो हमारा सूर्य था और एक उसका था साथी तारा। अब देखो जिस तरह आज हमारे जो सूर्य है और हमारे ग्रह हैं, अब मुझे बताओ सूर्य बड़ा है कि ग्रह बड़े हैं? आप बोलोगे सर सूर्य बड़ा, इतना तो बड़ा है, ठीक है ना, तो सूर्य क्या है, बड़ा। लेकिन जब ये दोनों मौजूद थे कब, ब्रह्मांड में, तो इस सूर्य था छोटा और ये क्या था, साथी तारा बड़ा। ये कैसा था, बड़ा, किसकी तुलना में, सूर्य की तुलना में। ये तो बात हो गई सर, हाँ चलो समझ गए कि सूर्य छोटा था, साथी तारा उससे आकार में बहुत विशाल था। अब एक बात बताओ, जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी ताकत ज्यादा होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ये वाली बात है। अब पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये एक निश्चित दिशा में घूर्णन कर रहा था। क्या कर रहा था, निश्चित दिशा में घूर्णन कर रहा था। किसके, चार और किसके घूम रहा था, सूर्य के। कौन घूम रहा था, चांद, सॉरी ये साथी तारा। कौन घूम रहा था, साथी तारा ऐसे घूम रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये इसके बहुत नजदीक आ गया, किसके, सूर्य के। एक वक्त ऐसा आया जैसे कि आपको मैं अपना जो पृथ्वी वगैरह का जो दूसरों का पथ है वो कैसा है, अंडाकार है, ये अंडाकार पथ में घूमते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ही जब वो साथी तारा सूर्य के अंडाकार पथ में घूम रहा था, ठीक है, तो जैसे कि अपने यहाँ भी होता है उपसौर अपसौर। क्या होता है ये, जब पृथ्वी पास में चली जाती है तो अपसौर, पृथ्वी दूर चली जाती तो उपसौर, ऐसा कुछ होता है। तो क्यों होता है, तो इसी तरह जब बड़ा तारा किसके पास में आया, सूर्य के, यहाँ सूर्य भी लिख देता हूं मैं। सूर्य कैसा है, छोटा, साथी तारा कैसा, बड़ा, किसके पास में आया, सूर्य के। जब इसके अधिकतम नजदीक आ गया फिर क्या हुआ कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगा और एक ज्वार रूपी एक भाग, जैसे कि अगर एक रेत का ढेर लीजिए, एक रेत का ढेर लीजिए, उसके अंदर छोटे छोटे लोखंड के या लोहे के कण डाल दीजिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूं तो थोड़ा मैं भी पॉसिबल आपको जल्दी समझ आए, ठीक है। एक आपने कंटेनर लिया, इधर थोड़ा ऐसे डायग्राम बना के समझाओ, ज्यादा अच्छी लगेगा, समझ आएगा, ठीक है ना। ये कंटेनर लिया आपने, इसमें क्या किया आपने, रेत के कण डाल दिए बहुत सारे, मतलब रेत भर दी इसमें। अब इस रेत के साथ साथ आपने क्या डाल दिए, लोहे के छोटे छोटे कण डाल दिए, अंदर लोहे के कण डाल दिए। अब आप क्या करो, एक चुंबक लो, चुंबक जानते हो ना, मैग्नेट वाली चुंबक, चुंबक खाने वाली चुंबक नहीं, ठीक है ना। एक मैग्नेट लो, आपने पहले यहाँ रखा, उसका कोई असर नहीं, उसको आप यहाँ लाए, उसका कोई असर नहीं। अब जब यहाँ पे लाओगे आप चुंबक को, मैग्नेट को जब यहां पर लाओगे तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा भाई साहब छोटे छोटे कण है किसके, लोहे के, वो कहां पर आकर चिपकना शुरू हो जाएंगे, यहां पर। फिर इसको आप थोड़ी देर बाद वापस ऊपर ले जाओ, किसको, इसी मैग्नेट को। जो जो कण यहां थे वो यहां से खींच के कहां चले जाएंगे, यहां पर, यानी ऊपर स्थानांतरित हो जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण है, मैग्नेट की शक्ति है अपनी अलग, ठीक है ना। मैग्नेट की शक्ति है अपनी, वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय तत्व होने की वजह से। एन और एस उसके अंतर्गत काम करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इतनी थ्योरी में नहीं जाना आप लोगों को। अब देखो, जब इसी प्रकार क्या हुआ कि मान लीजिए ये रेत के कण से भरा हुआ कंटेनर है, इसके पास में कौन आ गया, ये चुंबक जैसा कौन, बड़ा तारा। अब बड़े तारे ने क्या किया कि ये जो ऊपर का भाग है इसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, तो जो यहाँ का भाग था वो खींचने लगा। क्या हुआ, खींचने लग गया। अब ये तारा भी क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आगे की ओर खिसक गया। अब जैसे मैंने यहां तक लाया थे, फिर इसको ऊपर उठाया, जो तारा है वो कहां चला गया, अब आगे चला गया। अब तारा यहां पर नहीं है, पर लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो खींचा हुआ, उसके कारण ये क्या निकल गया, एक अलग से भाग निकल गया। किससे निकला, किससे निकला, सूर्य से निकला। जो एक मलबा रूपी भाग कहां से निकला, सूर्य से। किसकी वजह से, उस बड़े तारे की खिंचाव शक्ति के कारण, गुरुत्व शक्ति के कारण, ज्वारीय बल के
कारण यहां से फिर ये शिफ्ट कहां हो गया, आगे। अब ये देखो जो ये भाग निकला है इसका, इस महोदय जेम्स जीन्स ने क्या नाम दिया है, फिलामेंट। क्या नाम दिया है, फिलामेंट, ठीक है ना, क्या नाम दिया है, फिलामेंट। अब देखो इसकी आकृति कैसी है, इस फिलामेंट की आकृति, आपने पुरानी पिक्चर देखी कभी कभी, वो 1950 वाली पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की, तो उसमें अभी तो लोग क्या पीते हैं, सिगरेट, जो कि नहीं पीना चाहिए, हानिकारक होती है सेहत के लिए, लीवर वगैरह के लिए। तो उस जमाने में क्या चलती थी, देखो समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं, आप इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। तो उस समय क्या चलती थी, सिगार चलती थी, जानते हैं ना सिगार। देखो कुछ ये आकृति आपको दिख रही ना, किसकी आकृति की, सिगार की। तो जो वो फिलामेंट, नाम क्या दिया था उसका, फिलामेंट, नाम क्या दिया था उसका, जो भाग मलबा रूपी, किसके रूपी, मलबा टाइप, मलबा टाइप जो भी था सूर्य के इस ओर, उसको उसने खींच लिया अपनी ओर, पर वो आगे निकल गया, तो वो उसकी पूरी ओर उसके चिपक नहीं पाया, पूरी ओर उसके ऊपर चिपक नहीं पाया, और वो साथी तारा जो था वो ब्रह्मांड में लुप्त हो गया। क्या हुआ, वापिस सोचो, सुनो, सूर्य थे, उससे बड़ा एक तारा है, तारा इसके पथ पर घूम रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सूर्य के सर्वाधिक नजदीक आ गया साथी तारा, जो कि बहुत विशाल था, शक्तिशाली था। उसने क्या किया कि सूर्य को अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहां पर जो भाग मौजूद था, स्थल भाग बोलिए, उसका गैसीय भाग बोलिए, कि धात्विक भाग बोलिए, तो वो उसकी ओर आकर्षित हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वो साथी तारा आगे और अग्रसर होते हुए ब्रह्मांड में लुप्त हो गया। लेकिन जो वो भाग मलबा रूपी बाहर निकला, वो किस आकृति का था, तो आकृति पूछे तो सिगार की आकृति का था, और उसका नाम क्या दिया था उसने, किसने, जेम्स जीन्स ने। तो उसने उसका नाम क्या दिया था, फिलामेंट। क्या नाम दिया था, फिलामेंट। अब बात यह होती है कि जो फिलामेंट है, ठीक है, किस शक्ति के कारण हुआ है, सब ज्वारी शक्ति के कारण, इसलिए इसका नाम क्या रखा, जेम्स जीन्स। अब सर ये तो सिगार निकला, अब हमारा पृथ्वी से क्या लेना देना। अब आप कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, अब देखो तो जो ये पृथ्वी का लेना देना अभी आपको खुद पता चलेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8वां, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये आ गए कि नहीं आ गए, सभी ग्रह इसके अंतर्गत। अब देखो तो ऐसा करते हैं, ये मान लो ये फिलामेंट निकल गया, इसकी आकृति को अब मैं इधर ले जाता हूं, ये चित्र आपको एज इट इज बनाना है। एक और बार दोहरा दूंगा मैं भले इसको, पर आपको इसको एज इट इज आपकी कॉपी में बनाना है। अभी देखो, अब सिगार को अपन लेते हैं, पीते नहीं है, ठीक है ना, सिगार को पीना नहीं है, इसको मैं ऊपर लेके समझाता हूं आपको। देखो पूरा बड़ा चित्र बना के, देखो इधर ही ध्यान रखना, ध्यान इधर उधर ले मत जाना, ठीक है। अरे आकृति सही नहीं बनी, ठीक है। अब इसके बीच में आप बताओ कि जो हमारा 8वां ग्रह उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सर बोलोगे बृहस्पति, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इधर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है। कितने करोगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और यम भी इसके अंतर्गत था, अभी नहीं लेते हैं। देखो आप जब 8 ग्रहों को देखोगे तो कुछ आपको ऐसा ही महसूस होगा कि वो सिगार नुमाई है। कैसे, क्योंकि वो सिगार क्या होता है, बीच में से चौड़ा और साइड में से सकरा होता है। तो हमारे जो ग्रहों का क्रम भी है एक तरह से, वर्ल्ड मैप उठा लेना, वर्ल्ड मैप तो नहीं सॉरी, ब्रह्मांड के जो 8 ग्रह हैं उनको उठा लेना, देख लेना, क्या आकृति आपको पता चल जाएगी, पहले बीच में से चौड़ा फिर पतला 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 पतला, यानी कि बीच के ग्रह बड़े हैं, ठोस हैं, ज्यादा वो हैं, ज्यादा मटेरियल भरा हुआ है, एक तरह से यूं समझ लीजिए इसमें, ठीक है। तो बीच के ग्रह क्या हैं, मोटे या चौड़े हैं, ठीक है। जो साइड के हैं वो क्या हैं, सकरे हैं, दोनों तरफ से सकरे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये घटते क्रम में, इधर भी घटते क्रम में, इधर भी घटते क्रम में, यानी कि जो सिगार निकला वो एक वक्त के बाद फिर अब देखो ये सिगार तो निकल गया था, जैसे कि वो मान लो ये सूर्य हमारा वापिस से, वो सिगार तो निकल गया यहां से, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो हाथी तारा था वो तो आगे लुप्त हो गया, उसका कोई काम नहीं रहा। अब जो इसके पास में कौन है सबसे बड़ा, जो अपने पास में सबसे बड़ा होता है, जैसे ये आपके परिवार में जो आपका सबसे बड़ा है वो लीडर घर का, फिर वो नहीं रहा तो उससे जो बड़ा है या उससे जो छोटा था वो लीडर है, ठीक है ना।
इसी तरह चलता है। तो जो उससे बड़ा लीडर था वो तो उसके पास जा रहा था, लेकिन भाई साहब वो तो चल दिए, 9 2 11 हो गए। कौन? साथी तारा। कहां चले गए? ब्रह्मांड में। और जो अब पास में सबसे बड़ा कौन है? इसका ही साथी, जिससे ये निकला है। कौन? सूर्य। ये है फिलामेंट, और जिससे निकला क्या है? सूर्य से। तो अब सूर्य ने क्या किया? इसको वापस अपनी ओर आकर्षित किया, और ये जो फिलामेंट है इसके ही चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, और इसका क्या हो गया? विखंडन। इस फिलामेंट का, या कह दीजिए कि जो सिगार की आकृति का निकला था भाग, उसका क्या हो गया? विखंडन। और ये कितने 8 या 9 या 10 भागों में विखंडित हो गया, और इसने गोल गोल घूमने की वजह से गोलाई आकृति प्राप्त करता गया, और इन्हीं 8 ग्रहों का, या उस समय 9 थे, इन 9 या 8 ग्रहों का क्या हो गया? उत्पत्ति हो गई, और जिसमें हमारी पृथ्वी भी आ गई। ये समझ आया आपको जेम्स जीन्स की ज्वारी परिकल्पना? ठीक है, ये सिगारनुमा कैसे क्या है सब समझ आ गया होगा। ठीक है, बस यही सिद्धांत आपको याद रखना है, समझना है। फिर से शॉर्ट नोट फटाफट 1 मिनट में समझा देता हूं। सूर्य था, सूर्य के पास में एक साथी तारा था जो उससे बड़ा था, जो कि इसकी परिपथ में घूम रहा था। उस सूर्य के पास में आया कौन? साथी तारा सबसे बड़ा। उसने क्या किया? इसकी ओर खिंचाव किया, और एक फिलामेंट रूपी आकृति का, कौन सी आकृति का? सिगार की आकृति का मलबा बाहर निकल गया। वो फिर साथी तारा आगे प्रस्थान कर गया। ये कौन रह गया? ब्रह्मांड में कौन रह गया भाई साहब? सिगार वाली आकृति का फिलामेंट। ये फिर किसने खींचना शुरू कर दिया इसको? सूर्य ने। फिर ये सूर्य के चारों ओर घूमता रहा, और उसका विखंडन होते हुए 8 ग्रहों का या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी भी आ गई। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जो कि इन की उत्पत्ति से संबंधित हैं। अब इन ग्रहों का क्रम क्या था, कैसे था, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आप चित्र बराबर प्रॉपर बना लेना। इसका भी एक में अगर चित्र हुआ तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये पूरा डिटेल था, इससे संबंधित अगर कोई नोट्स हुआ तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसको समझना जरूरी, लिखना जरूरी इतना नहीं है, क्योंकि लिख तो आप खुद भी लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।